नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार में चुनावी संग्राम लगातार तेज होता जा रहा है। महागठबंधन के मुकाबले एनडीए ने सीटों के बंटवारे पर सहमति बनाकर बढ़त हासिल कर ली है, तो बीजेपी ने 71 सीटों की पहली लिस्ट जारी करके चुनावी रणभेरी भी बजा दी है। हम और जेडीयू ने भी अपने कुछ प्रत्याशियों को चुनाव का एक तरीके से सिंबल दे दिया है। चुनाव से पहले महागठबंधन में चल रही आपसी खींचतान को लेकर लगातार खबरें भी सामने आ रही हैं कि जिसके बाद पार्टी नेताओं में असंतोष की खबरें भी लगातार सुर्खियां बन रही हैं। क्या है बिहार का सियासी संग्राम, इस खबर पर करेंगे आज हम विस्तार से चर्चा। दिखाएंगे खबर हरियाणा में भी किस प्रकार से लगातार सियासत आगे बढ़ती जा रही है, बयानबाजी आगे बढ़ती जा रही है। इसके अलावा होगी बात भारत और मंगोलिया के बीच बढ़ते आपसी रिश्तों की। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि भारत में होने वाले गूगल कंपनी के निवेश का क्या है एक बड़ा और मेगा प्लान। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बिहार में बीजेपी ने 71, हमने 6 और जेडीयू ने 4 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर ली विरोधियों पर भड़क। दोनों डिप्टी सीएम समेत कई दिग्गजों को टिकट, सहयोगियों ने मतभेद की बात को किया खारिज। कहा जीतेगा एकजुट एनडीए, महागठबंधन में अब भी फंसा है पेच। भारत दौरे पर आए मंगोलिया के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों में 10 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत मंगोलिया का रिश्ता सीमाओं से परे, मंगोलियाई नागरिकों के लिए मुफ्त ई वीजा देने की घोषणा। अमेरिका के बाद भारत में बनेगा गूगल का सबसे बड़ा एआई हब। विशाखापट्टनम में $15 अरब के निवेश से गूगल बनाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब। पीएम मोदी ने कहा गूगल का गीगावाट स्तर का डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे विकसित भारत विजन के अनुरूप। दीपावली से पहले दिल्ली एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण। क्रैप स्टेज 1 तत्काल प्रभाव से हुआ लागू। एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया 211। खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई में भी भारी गिरावट। सितंबर में थोक महंगाई दर घटकर रह गई 0.13%। फसल की अधिक पैदावार और गेहूं व चावल के पर्याप्त बफर स्टॉक के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में रही कमी। दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर टीम इंडिया ने सीरीज में किया क्लीन स्वीप। शुभमन गिल की कप्तानी में पहली सीरीज जीती। रविंद्र जडेजा बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और पहले बात बिहार की। एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होने के बाद आज बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इसके बाद टिकट पाए प्रत्याशियों के खेमे में जश्न का माहौल दिखाई पड़ा। बीजेपी ने अपने तमाम बड़े नेताओं को चुनावी मैदान या कहा जाए समर में उतारा है, तो कुछ नेताओं की टिकट भी कटी है। इस बीच एनडीए के तमाम सहयोगी नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम जल्द घोषणा करने की बात कही। इस बीच लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो तमाम एनडीए के सहयोगी दलों के वायदों के बीच में हम पार्टी ने अपने सभी 6 प्रत्याशियों को आज टिकट का ऐलान कर दिया है, तो वहीं जेडीयू ने भी 4 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। बिहार में पहले सीटों का बंटवारा करके एनडीए ने महागठबंधन पर बढ़त बनाई, तो अब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करके एक बार फिर चुनावी समर में लीड ले ली है। मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें दोनों डेप्यूटी सीएम और 2 पूर्व डेप्यूटी सीएम समेत बिहार के कई मंत्रियों को टिकट दिया गया है। साथ ही पार्टी के तमाम बड़े नेताओं और मंत्रियों के नाम भी लिस्ट में शामिल है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। इसके साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम ताराकिशोर प्रसाद कटिहार से भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। पार्टी ने रामकृपाल यादव को दानापुर से चुनावी मैदान में उतारा है। मंत्री नितिन नबीन को बांकीपुर, जबकि मंगल पांडे को सिवान से टिकट दिया गया है। संजय सरावगी दरभंगा सीट से पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। नीरज कुमार बबलू को छातापुर से टिकट दिया गया है।
पार्टी ने कई मंत्रियों और विधायकों को उनकी परंपरागत विधानसभा सीट से टिकट दिया है। वहीं कुछ नए चेहरे भी सामने आए हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जैसे कुछ नेताओं का टिकट कट गया है। जिन नेताओं को टिकट मिला है उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। हमने काफी नए उम्मीदवारों को भी मौका दिया है, जिससे कि एक नई ऊर्जा भाजपा में आए। मैं सभी उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और एनडीए गठबंधन पूरे तौर पर एक है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम 200 के ऊपर का आंकड़ा निश्चित तौर पर इस विधानसभा चुनाव में प्राप्त करेंगे। अपनी बाकी पूरी विधानसभा के जनता को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि फिर से उन्होंने उनके बीच में जाकर चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने जनता से मिलकर जुड़कर काम किया है, जनता फिर से हमको जरूर अपना आशीर्वाद देगी। एनडीए में सीट बंटवारे के तहत बीजेपी और जदयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। सीटों के बंटवारे के बाद उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के नाराज होने की खबरें थीं, लेकिन बाद में मांझी और कुशवाहा दोनों ने ट्वीट करके साफ कर दिया कि एनडीए एक है। उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा, एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन दल किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, ये चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया, बिहार के लिए, बिहारियत के लिए, बिहारियों के मान सम्मान के लिए हम सब तैयार हैं। जीतेगा एनडीए, बना रहेगा बिहार का सम्मान। मीडिया सेंटर इस आने वाले चुनाव के लिए सबसे बड़ा स्तंभ होगा हमारा, जहां से हमारी सच्चाई, हमारी पारदर्शिता, हमारी विचारधारा, हमारी सोच। एनडीए कैसे चुनाव लड़ेगा और किस पार्टी का क्या होगा, पांचों दल समझदार है और समझदारी के साथ पूरा काम कर रहा है। 1 ग्राम एनडीए हम लोग जीतेंगे बहुत बहुमत से। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर जदयू में कुछ असंतोष देखने को मिल रहा है। सीट बंटवारे से जदयू सांसद अजय मंडल नाराज हैं और उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर इस्तीफा देने की अनुमति मांगी है। वहीं पार्टी के विधायक गोपाल मंडल सीएम नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे और सुरक्षा कर्मियों के रोकने पर धरने पर बैठ गए। उधर बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार बीजेपी ने आज विधानसभा चुनाव के लिए मीडिया सेंटर की शुरुआत की। इस दौरान चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि महागठबंधन के लोग अहंकार, कुंठा, भाई भतीजावाद से मदमस्त हैं। उन लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है। एक प्रचंड बहुमत के साथ 14 नवंबर को हम नई सरकार बनाना तय हो चुका है। ये घबराहट उनके मन में आ रही है। इस बीच प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने बिहार चुनाव के बीच भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मैथिली ठाकुर ने पटना में बिहार भाजपा प्रमुख दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुई। मैं प्रधानमंत्री जी से काफ़ी प्रभावित हूँ और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उनसे इंस्पायर होकर के आज मैं उनके सहयोग के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ। मैं समाज सेवा के लिए आई हूँ और उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए आई हूँ। कुल मिलाकर एनडीए पूरी तरह से तैयार है और अपनी तैयारी में विपक्षियों से काफी आगे। शैलेंद्र, राजेश, मधुरेश और कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिहार में दोनों चरणों में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन का काम शुरू हो चुका है, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। कल दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व के बीच बैठक होनी थी, लेकिन बिना मुलाकात के लालू और तेजस्वी पटना वापस लौट आए। उसके बाद से महागठबंधन की आपसी खींचतान की खबरें लगातार सुर्खियां बन रही हैं। सीट बंटवारे से पहले कल आरजेडी ने तो आज सीपीआई-एमएल ने अपने कुछ उम्मीदवारों के ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से आपसी असंतोष साफ तौर से महागठबंधन से निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सीट बंटवारे की फांस महागठबंधन पर आज सीटों पर जारी है मंथन, साथ ही बढ़ा रहे तेजस्वी की टेंशन। बिहार में जहां एनडीए में सीट बंटवारा होने के बाद प्रत्याशियों का ऐलान होना शुरू हो गया है, तो वहीं महागठबंधन में अभी सीटों के बंटवारे को लेकर ही पेंच फंसा हुआ है। सोमवार को दिल्ली में लालू यादव और तेजस्वी यादव की कांग्रेस के आला नेताओं से मुलाकात की खबरें आ रही थीं, लेकिन दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच बैठक नहीं होने के बाद से अटकलों का बाजार तेज हो गया है कि महागठबंधन में क्या सब कुछ
ठीक चल रहा है कि नहीं। भले ही बिहार में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन महागठबंधन की सहयोगी सीपीआई एमएल ने पहले ही अपने 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस खींचतान के बीच महागठबंधन के तमाम सहयोगी नेता सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। किसी भी वक्त सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय हो चुका है। थोड़ा इंतजार कीजिए, किसी भी वक्त इसकी घोषणा हो जाएगी। महागठबंधन महामजबूती से चुनाव लड़ेगा और महाविजय करेगा। सहमति मोटी मोटी बन गई है। कुछ जगह जो है गठबंधन के लोगों ने अपने टिक वो भी दे दिए हैं, चिन्ह भी दे दिए हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। सीट शेयरिंग में दिक्कत है तो सत्तारूढ़ दल में। भले ही महागठबंधन के बीच सीटों को लेकर अभी भी रस्साकशी जारी है, लेकिन सहयोगी दलों के तमाम टिकटों के दावेदार चाहते हैं कि जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो, ताकि चुनाव के समय जनता के बीच जाया जा सके। टिकट देने में विलंब हो रही है। टिकट जितना विलंब होगा, कैंडिडेट मेरा क्षेत्र में नहीं जा सकेगा। वहाँ की जनता जो है कहेगा कि अभी आया है, इसलिए टिकट जल्दी दे देना चाहिए। महागठबंधन में कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, इसके तय होने से पहले ही सोमवार को लालू यादव ने कुछ आरजेडी प्रत्याशियों को पार्टी सिंबल देना शुरू कर दिया, लेकिन कांग्रेस की नाराजगी की खबरों के चलते तेजस्वी यादव ने प्रत्याशियों से पार्टी सिंबल वापस लिया, जिसके बाद भी सीटों का मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा। इस बीच महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच इशारों में चल रही खींचतान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने एक दोहा पोस्ट किया, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ परी जाए। हर अवसर के लिए प्रासंगिक। मनोज कुमार झा के इस ट्वीट पर कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने रिट्वीट किया, खुसरू दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरो सो डूब गया, जो डूब गया सो पार। गठबंधन को हराने के लिए प्रासंगिक। इन दोहों के माध्यम से महागठबंधन के सहयोगी नेता कहां निशाना साध रहे हैं, इसको लेकर राजनीतिक दलों में चर्चा जारी है। सीट बंटवारे को लेकर चल रहे घमासान के बीच कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की मंगलवार को दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक में बिहार चुनाव को लेकर पार्टी प्रत्याशियों की सूची पर चर्चा हुई। बिहार में 2 चरणों में चुनाव होना है, जिसके तहत 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, तो 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। बिहार से कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिहार के सियासी संग्राम पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष, किस प्रकार से इस वक्त सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर दोनों खेमों में मंथन चल रहा है। तो एनडीए में बटा टिकट, जबकि महागठबंधन में फंसा है पेच सीट बंटवारे को लेकर। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। मयंक बौली हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा राजकुमार रंजन जी हैं, प्रवक्ता आरजेडी के। वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार जी हैं। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ साथ हमारे सहयोगी मधुरेश भी हमारे साथ में पटना से जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले हम रुख करते हैं, हमारे साथ में मयंक मौली जी जुड़े हुए हैं। मयंक जी, एक तरीके से एनडीए में तो सब कुछ सीट बंटवारे का ऐलान हो गया, टिकटों का, प्रत्याशियों का भी एक तरीके से ऐलान हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी असमंजस कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है कि बहुत कुछ ज्यादा खुल के बोलने को लेकर स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। क्या कुछ अंदर खाने पार्टी और कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी है क्या? नहीं सर, मैं अपनी बात की शुरुआत इस बात से करना चाहूंगा कि एनडीए में पहले भी ऑल इज वेल था, आज भी है और आगे भी ऑल इज वेल ही रहेगा। और जहां तक आपने देखा कि मैं और हमारे नेता पहले से कहते आ रहे हैं कि एनडीए महज दलों का गठबंधन नहीं है, दिलों का भी गठबंधन है। और हम पांचों दल जो हैं वो 5 पांडवों की तरह एकजुट हैं और अटूट हैं। तो जैसा आपने देखा कि हमारे यहाँ लगभग अब सारी सीटों का लगभग ऐलान हो चुका है, सारी सीट शेयरिंग क्लियर हो चुकी है। नॉमिनेशन भी अब कहिए आज जो प्रत्याशियों की घोषणा होगी, कल से नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएगा। और महज 3 दिन बाकी है नॉमिनेशन पूरा होने में, जबकि महाठग बंधन उसे में ज्यादा मुफीद होगा मेरे लिए कहना। तो महाठग बंधन में अभी भी संशय की स्थिति है। वहां पे उस जहाज के इतने सारे कप्तान हैं कि वहां पे उस जहाज की कहिए कि लुटिया डूबनी तय दिख रही है। अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि सीट कौन लड़ने वाला है। सीट शेयरिंग से पहले वहां पे टिकटें बांट दी जाती हैं,
आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रात को बांटते हैं, सुबह वो शाम को बांटते हैं और बेटे आकर के रात को 2 बजे सुबह 4 बजे तक टिकट वापसी का खेल खेलते हैं। और अभी भी सरप्राइजिंगली ये है और इंटरेस्टिंग है कि अभी तक कांग्रेस जो है वो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा तक मानने को तैयार नहीं है, जबकि वो अपने आप को घूम करके अगला मुख्यमंत्री पेश कर रहे हैं। और लेफ्ट जो है वो लेफ्ट जा रहा है, बाकी की कहीं और जा रहे हैं। तो आधे इधर आओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ वाला जो सीन चल रहा है वो अब मुझे नहीं, वो कहिए कि एक रार ठनी पड़ी है आपस में दलों में, और सीट शेयरिंग को लेकर के लिटरली महागठबंधन लठबंधन बन चुका है। और जैसा ट्विटर वॉर अभी हमने देखा, ट्विटर पे शेरो शायरियों का दौर चल रहा है, राजद वाले कुछ लिख रहे हैं, उसके जवाब में कांग्रेस से कुछ आ रहा है, तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि खंड खंड बटा। मौली जी, लेकिन सीट बंटवारे से पहले आपके सहयोगी भी तो बड़ा ट्वीट कर रहे थे और कई प्रकार से बातें अपनी इशारों में रखी जा रही थी, वो तो दोनों तरफ चलता रहता है। मधुरेश हमारे सहयोगी हमारे साथ पटना से जुड़े। मधुरेश, अभी महागठबंधन में कहां पर पेच फंसा हुआ है सीट बंटवारे को लेकर? क्योंकि ऐसे देखा जाए तो एनडीए ने कहीं बढ़त लेती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी सीट बंटवारा तय कर लिया, साथ ही साथ उन्होंने प्रत्याशियों का ऐलान करना भी शुरू कर दिया। मधुरेश। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एनडीए एक कदम आगे है तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है, जबकि महागठबंधन में जो पेच है वो कांग्रेस के साथ में भी फंसी हुई है। कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पे लड़ी थी, 19 सीटें जीत करके आई थी। इस बार भी कांग्रेस की मंशा है कि इसी तरह की कुछ सीट मिल जाए उसे। 70-72 सीटों की डिमांड है। तेजस्वी यादव ने बार्गेनिंग जो है वो 50 सीटों से शुरू की थी और अभी कहां तक मसला पहुंचा है ये कहना जरा मुश्किल है। हालांकि जो सूत्र है वो कहते हैं कि तेजस्वी 60 सीटों देने के लिए कांग्रेस को तैयार हो गए, लेकिन फिर भी अभी मसला फंसा हुआ है। दूसरी तरफ सीपीआईएम जो है कम्युनिस्ट पार्टी है, वो उसने अपने 18 कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी है। तो कहीं ना कहीं जो दिखा रहा है कि जो महागठबंधन है उसमें सब कुछ स्मूथ नहीं चल रहा है। जैसा कि एनडीए में सारे जो दल हैं वो अपने एक साथ बैठे, 101 सीट पे बीजेपी लड़ रही है, 101 सीट पे जदयू लड़ रही है, 6 सीट पे हिंदुस्तान आवामी मोर्चा सेकुलर जो जीतन राम मांझी की पार्टी है वो लड़ रही है, 6 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को मिला है अपने कैंडिडेट उतारने के लिए। तो यहाँ पे सब कुछ डिवाइडेड हो चुका है और अब धीरे धीरे करके लोग अपने कैंडिडेट की भी घोषणा कर रहे हैं। जदयू ने भी अपने कई प्रत्याशियों की घोषणा की है। आज 71 सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा की। नहीं तो मधुरेश सवाल ये है कि महागठबंधन का सीटों का बंटवारे का ऐलान होगा कब तक, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प जानना। देखिए ये पुख्ते तौर पे तो महागठबंधन के जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो बता पाएंगे। चलिए फिर उनसे पूछ लेते हैं। राजकुमार रंजन जी हमारे साथ में प्रवक्ता आरजेडी मौजूद है। राजकुमार जी, सवाल यही है कि अगर मोटे तौर पर दोनों गठबंधनों में देखा जाए तो एनडीए ने न सिर्फ सीट बंटवारा कर लिया, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया, महागठबंधन में कहां पर पेच फंसा हुआ है? क्यों नहीं सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो पा रहा है? कहां दिक्कत आ रही है? राजकुमार जी। कोई दिक्कत नहीं है। गठबंधन के जितने भी पार्टीज हैं उनकी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उस पर मंथन हम लोग कर रहे हैं। दरअसल नया बिहार बनाने के क्रम में जरूरी यह है कि हम जो जिन सीटों पर जिनको उतारना चाहते हैं वो जीत भी पाए, तो उस पर मंथन चल रहा है। थोड़ी देरी हो रही है लेकिन वह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन राजकुमार जी, ये जो देरी है ना, ये देरी सवाल खड़े कर रही है और आपके जो विरोधी हैं वो उस देरी के बीच में उसको क्वाइन भी कर रहे हैं कि साहब देखिए इनकी सहमति नहीं बन पा रही है। तो ये देरी आपको राजनीतिक तौर पर एक परसेप्शन में डाल रही है कि साहब आप लोगों के बीच में खींचतान चल रही है। सवाल ये है राजकुमार जी। नहीं, परसेप्शन तो देखिए एनडीए के अंदर है। एनडीए में जो अभी संघर्ष चल रहा है, जो खींचातानी चल रहा है, आज ही देखिए घटनाक्रम में क्या क्या हुआ है। नीतीश जी काल कोठरी में चले गए हैं, उनको मनाने के लिए तमाम बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं। उनके ये कहा तो पूरा बिहार यह चर्चा का केंद्र में है कि बीजेपी जो है 101 पर 140 पर लड़ रहा है। बहुत सारे जेडीयू का जो जीते हुए प्रत्याशी राजकुमार जी, इस विषय पे भी मैं आऊंगा, लेकिन अभी आरजेडी और कांग्रेस के बीच में जो एक तरीके से समझौता नहीं बन पा रहा है उसकी संभावना कब तक है? क्योंकि पहले दौर के नामांकन की प्रक्रिया तो अब कुछ दिनों में खत्म भी हो जाएगी, तो ये कब तक सामने आएगा? मैं वो समझना चाह रहा हूँ। तो महागठबंधन बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताया जाएगा जी। इसमें विलंब हो रही है लेकिन बहुत लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होगा, इनके जैसे नहीं है
कि एनडीए में बड़े लीडर आदेश दिए और दिल्ली में आकर सब मिले बैठे और जो आदेश दिया वो मानने के लिए बाध्य हो गए। बाद में नीतीश जी जिन सीटों को लेकर विवाद चल रहा था, आप देखिए सोनबरसा में जो विनिंग कैंडिडेट था उनको हटा के दे दिया चिराग पासवान के पार्टी को, और नीतीश जी बहुत गुस्से में है। अच्छा, कल पार्टी सिंबल सर राजकुमार जी कल पार्टी सिंबल कुछ प्रत्याशियों को देना फिर वापस लेना, ये किस वजह से हुआ? नहीं देखिए, ये वो कोई दिक्कत नहीं है, वो पार्टी का अंदरूनी मामला है। थोड़ी बहुत कठिनाई, टेक्निकल कठिनाई थी, उसको मैंने दूर कर लिया है। पिता पुत्र में बनता नहीं है, आपके पास आएगा। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास में। सिंह साहब देखिए, जीतन राम मांझी क्या कर रहे हैं, कम सीट मिलने के कारण हमारे कार्यकर्ता नाराज हैं। कविता पाठ भी पहले किए थे। यदि बिहार स्टेट बहुत राजनीति से बहुत जागरूक है, लेकिन सर उसके बाद भी वो मान गए हैं और उन्होंने सब 6 सीटों पे अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद है। विनय जी, मौजूदा वक्त में आज की तारीख में एनडीए सीट शेयरिंग कर चुका है, सीटों का बंटवारा होना तय हो चुका है, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो रहा है, महागठबंधन अभी आपस में ही खींचतान करता दिखाई पड़ रहा है। ये क्या एक परसेप्शन खड़ा करता है इस चुनाव के मुहाने पे? विनय जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह की स्थिति पैदा हो गई है महागठबंधन में, तो आप कह सकते हैं कि इस समय थोड़ा सा एनडीए को एडवांटेज मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एनडीए में बहुत कुछ स्मूथ होता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि कुछ सीटों को लेकर मरमरिंग थी अंदर में, कुछ नीतीश कुमार भी नाराज थे, बाद सब कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, लेकिन महागठबंधन में अभी तक कुछ चीजें तय नहीं हो पाई है। अब आप देखिए ना, पहले फेज का नामांकन का अंतिम दिन 17 तारीख है, 17 अक्टूबर, और सेकंड फेज का भी नामांकन शुरू हो चुका है, उसका अंतिम तारीख 20 अक्टूबर है। ऐसे में अब कार्यकर्ताओं के सामने या उम्मीदवारों के सामने कितनी मुसीबत है, अभी तक उनको पता नहीं। आज 13 तारीख हो गया, तो अभी अब 2-3 रोज बचा है, 14 तो अब आज 14 है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं महागठबंधन में अभी भी रार है। हालांकि माले ने कुछ अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, आरजेडी भी रात में सिंबल दिया, फिर वापस लिया गया सिंबल, बुलाया गया उन लोगों को रात में, और एकदम से क्योस की स्थिति पैदा हो गई थी। तो कहीं न कहीं यहाँ तक कहा जा रहा है कि लालू जी और तेजस्वी में कुछ अनबन की भी बात हो रही है। हालांकि लालू जी सर्वमान्य नेता है, महागठबंधन के सर्वमान्य नेता है, वोट उन्हीं के नाम पर मिलना है महागठबंधन को। लेकिन इस तरह की चर्चा है, तो मुझे लगता है इन चर्चाओं से कहीं न कहीं एनडीए को लाभ होता दिखाई पड़ रहा है। ठीक है मयंक जी, सवाल ये है कि एनडीए के लिहाज से भी बात की जाए तो जो बात अभी राजकुमार जी कह रहे थे कि मांझी साहब अभी भी अपनी नाखुशी जाहिर कर ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो खबरें तो लगातार आ ही रही हैं, और कई सहयोगी दलों के तमाम नेता वो भी अपनी सड़कों पे नाराजगी दिखा रहे हैं। तो बहुत स्थिति बहुत स्पष्ट तरीके से साफ चल रही हो, वो दिखाई नहीं पड़ रही आपके खेमे में भी? मयंक जी सर मेरे सारे गठबंधन के नेताओं ने एकजुट होकर के कहिए की चीजें स्पष्ट कर दी हैं, और तो प्रत्याशियों का ऐलान भी हो गया, और सारे सीटों पे कहिए सारे दल जो है एक भाई की तरह, एक परिवार की तरह लड़ने जा रहे हैं। हाँ, दूसरा परिवार जिसके बारे में अभी हम लोग बात करें, जहां लोकतंत्र की बात कर रहे थे हमारे राजद के साथी, जो कि अपने आप में एक हास्यास्पद व्यंग सरीखा लगा मुझे, क्योंकि जहां परिवारवाद है, जहां पे बेटा बाप की नहीं सुन रहा है, जहां बेटा जो है औरंगजेब की राह निकल चुका है राजनीतिक रूप से, जिसने अपने भाइयों बहनों का कहिए राजनीतिक करिए जीवन समाप्त कर दिया, और आज के दिन में पिता के ऊपर भी तलवार लटक रही है। चौधरी का पुत्र जो है, राजकुमार जी मैं आ रहा हूं आपके पास, राजकुमार जी मैं आ रहा हूं आपके पास, बात अपनी खत्म करनी थी। अब ये राजद के तोते को चुप करा दीजिए। राजकुमार जी मैं आ रहा हूं आपके पास में। हाँ प्लीज, मैं बोलूंगा तो जल्दी से अपनी बात रखें आप। हाँ, तो यहाँ जो राजनीतिक औरंगजेब स्वरूप जो तेजस्वी यादव जी जो एक स्वर में कहिए निकल पड़े हैं, चाहे वो पिता की अवमानना हो, बड़े भाई को बाहर निकाल वनवास पे भेज देना हो राजनीतिक रूप से, और बहन की कहिए कि जिन्होंने किडनी तक दान कर दी, उसका भी राजनीतिक जीवन समाप्त कर दिया इन्होंने। और कल ही देखिए ना, सर्वमान्य नेता आपने उनको बताया, हम सब भी मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी का अपना एक ऑरा है, अपना एक प्रादुर्भाव है,
तो अगर लालू, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं बाय द वे, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को सिंबल देते हैं और पुत्र जो है आ करके उसको रातों रात उसको वापस कर देते हैं, उसको अंडू कर देते हैं, वो कह रहे हैं कि अंदरूनी टेक्निकल मामला है, आप लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इस बात को। बस मैं एक ही चीज बोलता हूं, कल ही कहिए कोर्ट का फैसला आया, प्राइम कॉन्स्पिरेटर के रूप में लालू प्रसाद यादव जी आरोपित किए गए और सह राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव जी। तो प्राइम कॉन्स्पिरेटर के तौर पे कहीं जो राजनीतिक रूप से जो औरंगजेब की राह चल चुके तेजस्वी यादव जी को ये भय तो नहीं सता रहा कि कहीं हमारे पिताजी जो हैं वो जेल चले जाएंगे। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आज भी 2020 का चुनाव ले लीजिए, ये 2025 है, बीच में 2024 आया, राजनीतिक पोस्टरों से, राजद के पोस्टरों से पिता और माता की तस्वीरें आज भी गायब हैं। तो ये क्या दर्शाता है? तो उत्तराधिकारी अपना तय करके आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, संभवतः वो हो सकता है। मधुरेश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। मधुरेश, हमने देखा कि सीपीआई-एम ने आज अपने 18 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया, आरजेडी के माध्यम से भी इस प्रकार की कोशिश की गई। तो क्या ये सीट बंटवारे से पहले अभी भी एक दूसरे पे दबाव बनाने की राजनीति है? आप पटना में मौजूद हैं, क्या आपको एक सेंस समझ में आ रहा है कि क्या अंदर खाने की खबरें चल रही हो वहां पे? देखिए, इसमें दो तरीके से इस बात को देखा जा सकता है। एक, जैसा कि अभी हम सुन रहे थे, ये बात सच है कि कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उनके नेता कौन है, और अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। जिनको टिकट दिया जाना है उनको जल्द से जल्द टिकट देने की मांग कार्यकर्ता, जो जमीनी कार्यकर्ता है खास करके, कर रहे हैं। तो ऐसे में ये उहापोह की स्थिति पार्टी में बननी लाजमी है। दूसरी तरफ निश्चित रूप से ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स का तरीका है कि राजद पहले किसी को टिकट दे रही है, टिकट दे करके वो बताना चाह रही है कांग्रेस को कि वो किसी के अंडर में नहीं है। सीपीआई-एम जो है वो भी अपने 18 कैंडिडेट का नाम की घोषणा करता है और ये बताने की कोशिश करता है कि हम महागठबंधन में हैं, लेकिन हमारा खुद का अकेला वजूद भी है। तो कहीं ना कहीं अभी भी एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स की कोशिशें चल रही। राजकुमार जी, सवाल यही है कि अगर सीट बंटवारा अभी फाइनल हुआ नहीं है, पहले चरण के नामांकन के लिए लगभग आखिरी वक्त निकलता हुआ सा दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे में सवाल तो खड़ा होगा ही कि आखिर अभी भी पेच क्यों फंसा? क्या कल का अदालत का फैसला एक बड़ा कारण आपको समझ में आ रहा है जिसके चलते कांग्रेस का एक रुख बदला है? क्योंकि कल दिल्ली में मुलाकात की बात तय हो रही थी कल। ये तो हैरान करने वाली बात है कि जब चुनाव नजदीक था और उस केस को ओपन किया गया है, पूरा बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय है, मार्च में फैसला है। इसमें तो कोर्ट का है राजकुमार जी, ये तो कोर्ट के तय किया है, इसमें राजनीति कहां आ गई? मार्च में आ चुका था। मैं जी एक सेकंड राजकुमार जी, ये तो कोर्ट का, मैं इन्हें छुपने नहीं दूंगा सर। राजकुमार जी, ये तो कोर्ट ने आरोप तय किया, इसमें राजनीति कहां से आ गई? बिहार जानता है। नहीं राजकुमार जी, ये तो कोर्ट ने तय किया, इसमें राजनीति कहां से आ गई? नहीं, ईडी सीबीआई तो चार्जशीट दाखिल किया है। देखिए, उसका वेरिफिकेशन तो हमारी अदालती प्रक्रिया ने किया ना, उसको सही माना गलत माना उस आधार पे हुआ। तो आप तो न्यायालय के पूरे विवेक पे सवाल खड़ा कर रहे हैं सर। उसके कारण से थोड़ी सी असुविधा है, जल्दी हम इसको सुलझा लेंगे। लेकिन आप देखिए एनडीए में क्या हो रहा है, बार बार हम लोग वापस एनडीए पे आ जाते हैं। मैं आपका जानना चाह रहा हूँ, एनडीए वाले हैं मेरे साथ, पूछ रहा हूँ, एनडीए वालों से एनडीए का सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे महागठबंधन का सवाल पूछ रहा हूँ सर कि कब तक हम उम्मीद करें? 17 तारीख आखिरी है फर्स्ट फेज के नामांकन की। अरे आ जाएगा, उन लोगों का भी लिस्ट अभी आया है, कल देखिएगा सारा मामला सुलझ जाएगा। देखिए, भागलपुर के एमपी माननीय सांसद अजय मंडल इस्तीफा दे दिए हैं। देखिए, पूरा जेडीयू को निपटाने का जो चुनाव के बाद होना था वह अब प्रक्रिया शुरू है। ये पूरा बिहार यह चर्चा का केंद्र में है कि 140 सीट पर बीजेपी लड़ रहा है। तमाम जेडीयू के तमाम सीटों को काट कर, सर जेडीयू को समस्या नहीं है ना, उसके बाद भी जेडीयू को समस्या नहीं कि बीजेपी 140 पे लड़ रहा है या 101 पे लड़ रहा है, उसकी समस्या नहीं है। विनय कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। विनय जी, सवाल यह है कि अभी भी स्थिति स्पष्ट होती ना दिखाई पड़ने से जनता के बीच क्या संदेश जा रहा है कि साहब दोनों गठबंधनों में आपसी सहयोग को लेकर स्थिति क्या है? विनय जी। राजकुमार जी, ये सवाल मेरा विनय जी से। राजकुमार जी, ये सवाल मेरा विनय जी से। राजकुमार जी, हाँ विनय जी अपनी बात लगभग स्पष्ट हो गई है। कुछ एक आध दो सीट के लिए मांझी जी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मांझी जी ने भी प्रधानमंत्री में अपनी आस्था व्यक्त की है और उन्होंने भी स्वीकार किया, जो मिला उसको स्वीकार करते हैं। हाँ, हर दल की इच्छा होती है एक दो सीट ज्यादा लड़ने की, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन महागठबंधन की स्थिति अभी बहुत ही नाजुक कह सकते हैं, क्योंकि अब पहले फेज के नामांकन का केवल 3 दिन बचा। आज 14 तारीख हो गया।
15, 16, 17 और 17 को 3 बजे तक नामांकन, और अभी तक कोई स्थिति नहीं स्पष्ट हो पाई है कौन कौन सी पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये आम चुनाव है, ये चुनाव 5 साल पर निर्धारित है, कोई मध्यावधि चुनाव नहीं है कि एकाएक चुनाव आ गया। उसके बाद अगर तय नहीं हो पा रहा तो ये कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी कमजोरी हम मानते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है। अगर आरजेडी कुछ गड़बड़ी करे तो विनय जी क्या कल के अदालत के फैसले के बाद विनय जी क्या कल के अदालत के फैसले के बाद में राजनीतिक गोटियां आगे पीछे बदली हैं? आपको लगता है क्या उसकी वजह से बड़ा बदलाव दिखाई पड़ रहा है? नहीं, देखिए ये मामला पुराना है, ये मनमोहन सिंह के समय नहीं, मतलब आरजेडी और कांग्रेस के बीच की जो स्थिति थोड़ा बेहतर चल रही थी, वो कल के फैसले के बाद से क्या आपको लगता है उसकी वजह से ऐसा हुआ? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, देखिए ये मामला जो है, ये मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय ये केस दिया गया था। इस मामले को उजागर करने का काम ललन सिंह किए थे और शरद यादव जाके दिए थे। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी और ये जांच और कानूनी प्रक्रिया चल रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, इसमें कोई कहीं कोई पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं मतलब है। ये सही है कि इस समय अभी चुनाव के समय उनकी तारीख पड़ी, कोर्ट का तारीख कोई कानून के अनुसार चलता है, उसमें कहीं कोई किसी का इंटरफेयर नहीं होता है, वो अपना काम करेगा। गलत किया बिल्कुल, शायद इसीलिए लगातार ये कोर्ट के माध्यम से जो तरीके से आरोप तय किए उसके बाद से बदली हुई सियासत भी दिखाई पड़ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का सर फिलहाल वक्त की अनुमति दे रहा है हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय में विस्तार से बात करने के लिए। बिहार के चुनाव तक इस प्रकार की सियासी चर्चाएं लगातार चलती रहेंगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि भारत मंगोलिया संबंधों का नया अध्याय क्या इसमें आज जुड़ा है, इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक में। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। हेलो, नमस्कार सर, बधाई हो, आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की तरफ से पक्का घर मिला है। पक्का घर? हाँ सर, बस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका लिंक हमने आपके नंबर पर भेज दिया है। पक्के मकान के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। जमतारा में 70 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है, वैसे ही फोन कॉल करके लोगों को गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का लालच दे के बेवकूफ बना रहे थे। कम से कम 7 साल की सजा होगी। नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? ये जो बिनोद तो घर दे रहे हो ना, वो अपने पास रख लो, तुम जब जेल जाओगे तुम्हारे घर वालों काम आएगा। काट दिस। क्या किए भैया, बड़ा मुश्किल से पक्का का घर मिल रहा था। पक्का का घर मिल रहा था, घर से बेघर हो जाते हैं। मतलब हम समझे नहीं, कैसे? मतलब जैसे तुम ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते, तुम्हारा फोन हैक करके और सारा बैंक बैलेंस सपाचट। बड़ा मुश्किल से 6000 रुपया सेव किए हैं भैया। जो बचा लिया हम। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मैच की पहली गेंद और घुमा दिया भैंस की आंख, बॉल की जगह बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। अंकल, क्योंकि सबने अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की सरकार हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH। भारत और मंगोलिया के रणनीतिक संबंधों को 10 साल पूरे हो चुके हैं। दोनों ही देशों ने अपनी साझेदारी को और भी प्रगाढ़ बनाने की दिशा में अलग अलग क्षेत्रों में कई अहम समझौते व ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की। दोनों ही नेताओं ने अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की सराहना की तो आपसी संबंधों को और तेजी से आगे बढ़ाने पर विस्तार से बातचीत भी की है। हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुलैर सुख उखना ने मुलाकात की। राष्ट्रपति उखना की ये पहली भारत यात्रा है।
दोनों देशों के बीच बीते 10 साल से रणनीतिक संबंध हैं। अपनी द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों ही नेता क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक हित को लेकर एक मत दिखे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र को नियम आधारित, मुक्त व स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में देखते हैं। वैश्विक मुद्दों पर हमारा दृष्टिकोण हमारे साझा मूल्यों पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम करीबी साझेदार हैं। हम दोनों देश फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज को सशक्त करने के लिए भी हम मिलकर काम करते हैं। सामरिक, व्यावसायिक, मानव संसाधन, इंफ्रा विकास सहित सांस्कृतिक संबंधों को नई दिशा देने के लिए दोनों ही देशों ने कुल 9 समझौते व ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें इमिग्रेशन, प्रवासी मामलों, खनिज, सहकार, डिजिटल क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स, माइनिंग, डेयरी और कृषि में भी अपार संभावनाएं हैं और ये खुशी की बात है कि भारत मंगोलिया का एक विश्वसनीय साझेदार है। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने भी भारतीय सहयोग की प्रशंसा की। भारत मंगोलिया के विकास में एक दृढ़ और विश्वसनीय साझेदार रहा है। भारत की $1.7 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट से बन रहा ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट मंगोलिया की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती देगा। यह भारत का विश्व में सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है। मैं आपके ईमानदारीपूर्ण योगदान के लिए दिल से धन्यवाद करता हूं, जिसने भारत और मंगोलिया के बीच संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बातचीत और समझौते दोनों देशों के लिए लाभदायक साबित होंगे और हमारे नागरिकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। भारत और मंगोलिया के बीच यह मित्रता आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे और हमारी ऐतिहासिक व आध्यात्मिक साझेदारी हमेशा आगे बढ़ती रहे। भारत ने मंगोलिया के नागरिकों को ई वीजा निःशुल्क दिए जाने की घोषणा की। वहीं एक समझौता लद्दाख हिल काउंसिल और मंगोलिया के अरखंगाई प्रांत के बीच हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भगवान महात्मा बुद्ध के 2 महान शिष्यों सारिपुत्र और मौदगल्यायन के पवित्र अवशेषों को भारत मंगोलिया भेजेगा। दोनों ही देशों के राजनयिक संबंधों के 70 साल होने पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। दोनों ही नेताओं ने हैदराबाद हाउस में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। ये पौधा विशेष तौर पर राष्ट्रपति उखना की मां के नाम पर रोपा गया है। इससे पहले राष्ट्रपति खुलैर सुख ने अन्याय के खिलाफ भारत सहित दुनिया को सत्य व अहिंसा का शांतिपूर्ण रास्ता दिखाने वाले महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अखिलेश सुमन और जयंती झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि भारत में एआई का हब कहां पर बनेगा और क्या है पूरा प्लान। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
मैच की पहली गेंद और घुमा दिया भैंस की आंख, बॉल की जगह बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ, और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। क्योंकि सबने अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आगे बढ़ें उससे पहले नजर डालते हैं कि बुलेटिन में अभी तक किन बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। बात करें बड़ी खबरों की तो अभी तक बिहार में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई, इसके साथ साथ जेडीयू और हमने भी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। इस बड़ी खबर से हमने आपको अवगत कराया। साथ ही साथ महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये अभी तय नहीं हुआ है। तो वहीं भारत मंगोलिया संबंधों का नया अध्याय आज लिखा गया, जब मंगोलिया के राष्ट्रपति भारत के दौरे पे हैं। तो प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में दोनों ही देशों ने तमाम क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर बात की है। तो इस खबर के बाद अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी और अहम खबर की ओर। अमेरिकी टेक कंपनी गूगल ने भारत में अपनी सबसे बड़ी निवेश की घोषणा की है। कंपनी ने अगले 5 सालों में भारत में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है। ये निवेश आंध्र प्रदेश में एक विशाल डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने के लिए किया जाएगा। ये गूगल का अमेरिका के बाहर का सबसे बड़ा AI हब बनने जा रहा है। इस ऐलान के मौके पर गूगल क्लाउड के CEO समेत कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को लेकर अमेरिकी कंपनी गूगल ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में आयोजित भारत AI शक्ति नाम की इस मेगा इवेंट में भारत सरकार के कई दिग्गज मंत्री एक मंच पर नजर आए। इस मंच से कई बड़े ऐलान हुए, जिसमें $15 बिलियन का निवेश भी शामिल है। दरअसल इस निवेश से गूगल ने विशाखापत्तनम में एक विशाल डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस को स्थापित करने की घोषणा की। इस दौरान गूगल क्लाउड के CEO थॉमस कुरियन ने कहा कि आंध्र प्रदेश को AI हब गीगावाट स्तरीय क्षमता तक बढ़ाया जाएगा और ये गूगल का अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा AI हब होगा। उन्होंने ये भी बताया कि गूगल भारत में लंबे समय से सक्रिय है, यहाँ 21 वर्षों से काम कर रहा है। We're very pleased to announce a new gigawatt scale AI hub in Visakhapatnam. It's the largest AI hub that we are going to be investing in anywhere in the world outside of the US. It represents a capital investment over the next 5 years of $15 billion. इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनने के लिए अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। Several things can be in the files and in the papers, but when execution happens with the visionary leadership, like I would say the policies and the strategies which Honorable Prime Minister Narendra Modi ji brings into India, and you can see that between 2014 and today, several such policy enablers have been part of the policy here. वहीं इस मौके पर IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इवेंट में गूगल के सामने 3 बड़े प्रस्ताव भी रखे। अश्विनी वैष्णव ने इस इवेंट के दौरान गूगल से कहा कि अंडमान भौगोलिक रूप से स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर है, जहां अंडर सी केबल नेटवर्क को जोड़ा जा सकता है। उन्होंने गूगल से ये भी कहा कि अगर गूगल अंडमान को ग्लोबल डेटा हब बनाता है तो सरकार हर संभव सहयोग करेगी। इसके साथ ही मंत्री ने गूगल से आग्रह किया कि वो भारत के युवाओं को AI स्किल्स सिखाने और रोजगार देने की दिशा में काम करे। Andaman is a very strategic location. Singapore is today all choked. Why can't we make Andaman as the next big hub for global internet data transfer? We'll, from the Government of India's perspective, will provide full support for this. गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत कर कंपनी के पहले गूगल AI हब की योजना के बारे में जानकारी सोशल साइट पर साझा की। पिचाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि इस हब के जरिए भारत में AI नवाचार को तेज किया जाएगा और देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि ये हब गीगावाट स्तरीय कंप्यूटिंग क्षमता, नया अंतर्राष्ट्रीय सब सी गेटवे और बड़े पैमाने पर ऊर्जा अवसंरचना से लैस होगा। इसके माध्यम से गूगल भारत में उद्योगों और उपयोगकर्ताओं तक अपनी अग्रणी तकनीक पहुंचाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने भी गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की पोस्ट पर लिखा कि आंध्र प्रदेश के गतिशील शहर विशाखापत्तनम में गूगल एआई हब के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। ये बहुआयामी निवेश जिसमें गीगावाट स्तरीय डेटा सेंटर अवसंरचना शामिल है, एक विकसित भारत के निर्माण के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है। ये प्रौद्योगिकी के लोकतांत्रिकरण में एक शक्तिशाली शक्ति होगी। ये सभी के लिए एआई सुनिश्चित करेगा, हमारे नागरिकों को अत्याधुनिक उपकरण प्रदान करेगा, हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और भारत को वैश्विक प्रौद्योगिकी नेता के रूप में स्थापित करेगा। क्लाउड एआई का लाभ व्यापक डेटा सेट को तेजी से और कुशलता से संसाधित करने की इसकी क्षमता है। खास तौर पर इसका इस्तेमाल ई कॉमर्स, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा जैसे डेटा केंद्रित उद्योगों में फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा ये विश्लेषणात्मक क्षमता संगठनों को डेटा संचालित के आधार पर अपने निर्णय लेने में भी सक्षम बनाती है। क्लाउड एआई संचालित एल्गोरिदम को लागू करके थकाऊ और दोहराने वाले कामों को ये खुद पूरा कर देगा, जिससे बार बार एक ही काम को करने की जरूरत नहीं होगी। एआई के इस्तेमाल से लागत में कमी आएगी, साथ ही तेजी से उत्पादकता में भी बढ़त देखने को मिलेगी। कोशिश ये भी की जा रही है कि एआई के सेक्टर में आंध्र प्रदेश को और भारत में एक बड़ी स्थिति को मजबूत किया जाए और इसी को लेकर के इस कार्यक्रम को यहाँ पर लॉन्च किया गया और इसी के जरिए एआई क्लाउड के सीईओ भी थॉमस कुरियन भी यहाँ मौजूद रहे, जिन्होंने इसकी घोषणा की है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, डीडी न्यूज। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक के बाद एक अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारत की अर्थव्यवस्था की जमकर तारीफ करते हुए इसे दुनिया के लिए ग्रोथ का प्रमुख इंजन बताया है। तो साथ ही आईएमएफ ने 2025 के लिए भारत की विकास दर 6.6% और 2026 के लिए 6.2% रहने का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये उभरते बाजार वाले और विकासशील देशों में सबसे ज्यादा है। ये सारे आंकड़े ऐसे समय में सामने आए हैं जब देश में खुदरा महंगाई दर 8 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है और जीएसटी में कमी से बिक्री में भारी तेजी भी देखी जा रही है। दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत लगातार ब्राइट स्पॉट बना हुआ है और तेजी से विकास कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के आर्थिक विकास की रफ्तार पर मुहर लगा दी है। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने साफ कहा है कि जब दुनिया की विकास दर धीमी पड़ रही है तब भारत एक प्रमुख ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है। उन्होंने भारत की मजबूत नीतिगत बुनियादी बातें और निजी क्षेत्र के शानदार प्रदर्शन को इसकी वजह बताया। आईएमएफ की ये तारीफ जमीनी हकीकत से भी मेल खाती है, क्योंकि देश के आम लोगों को महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर घटकर महज 1.54% पर आ गई है, जो पिछले 8 सालों का सबसे निचला स्तर है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने की चीजों की कीमतों में आई है, जहां खाद्य महंगाई दर -2.28% दर्ज की गई। वहीं अगस्त के मुकाबले खाने का सामान और सस्ता हुआ है। वहीं थोक महंगाई के मोर्चे पर भी आंकड़े राहत देने वाले हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2025 में थोक महंगाई दर भी सिर्फ 0.13% पर रही। इतना ही नहीं, अगस्त के मुकाबले सितंबर में थोक कीमतों में 0.19% की गिरावट भी दर्ज की गई। महंगाई में इस कमी की एक बड़ी वजह मोदी सरकार की जीएसटी जैसे आर्थिक सुधारों को माना जा रहा है, जिससे सप्लाई चेन आसान हुई और कीमतों में कमी आई। लेकिन कहानी सिर्फ महंगाई तक सीमित नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था हर पैमाने पर दमदार प्रदर्शन कर रही है। आइए आपको आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे मोदी सरकार के फैसलों से भारत की अर्थव्यवस्था हर मोर्चे पर दमदार प्रदर्शन कर रही है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चौतरफा अच्छी खबर है। एक तरफ महंगाई रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, तो वहीं दूसरी तरफ जीएसटी को सरल बनाकर 2 स्लैब का कर दिया गया है। भविष्य में भारत के 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और $100 अरब का विदेशी निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है, जबकि पिछले दशक में 17 करोड़ नए रोजगार भी दिए गए हैं। घटती महंगाई, तेज विकास दर, बढ़ता रोजगार और मजबूत विदेशी निवेश, ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि भारत की क्रिकेट टीम ने क्लीन स्वीप किया है, किसने किया अच्छा बेहतर प्रदर्शन। खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।
जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि गई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह! अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। दिल्ली NCR में दीपावली से पहले ही प्रदूषण बढ़ने लगा है। मंगलवार को प्रदूषण स्तर खराब श्रेणी में रहने पर दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में ग्रेप का स्टेज 1 लागू कर दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM की बैठक में ग्रेप स्टेज 1 को लेकर फैसला लिया गया है। आयोग के मुताबिक 14 अक्टूबर को दिल्ली का प्रदूषण स्तर 211 और ख़राब श्रेणी में रहा था। इसके साथ ही अनुमान भी जताया गया है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में बना रहेगा। ग्रेप 1 के तहत ही की जाने वाली कार्रवाइयों को पूरे NCR में संबंधित एजेंसियों की ओर से लागू कराया जाएगा। समिति AQI की बारीकी से निगरानी करेगी और उचित निर्णय लेने के लिए समय समय पर हालात की समीक्षा भी करेगी। बात क्रिकेट की। भारत ने दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। वेस्टइंडीज के लिए 121 रन के लक्ष्य को भारत ने मैच के 5वें दिन 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। टेस्ट कप्तान के तौर पर शुभमन गिल ने पहली सीरीज अपने नाम की है। भारत ने दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हरा दिया। मैच के 5वें दिन भारत ने वेस्टइंडीज के दिए 121 रन के लक्ष्य को 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज को 2-0 से जीता। इससे पहले भारत ने अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच को भी अपने नाम किया था। टेस्ट कप्तान के तौर पर शुभमन गिल ने अपनी पहली सीरीज जीती है। इससे पहले वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में दम दिखाया और दूसरी पारी में टीम 390 रन बनाकर ऑल आउट हुई। टीम के लिए जॉन कैम्बल ने 115 और शे होप ने 103 रन की पारी खेली। कैरिबियाई टीम अपनी पहली पारी में 248 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी, जिसके चलते उसे फॉलो ऑन का सामना करना पड़ा था। भारत ने अपनी पहली पारी 5 विकेट पर 518 रन पर घोषित की थी। इस पारी में टीम इंडिया के लिए यशस्वी जायसवाल ने 175 और कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 129 रन की पारी खेली थी। दूसरी पारी में वेस्टइंडीज से मिले 121 रन के लक्ष्य को टीम इंडिया ने 35.2 ओवर में 7 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया। इस पारी में सलामी बल्लेबाज KL राहुल ने नाबाद 58 रन बनाए। रविंद्र जडेजा प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, वहीं कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द मैच रहे। कुलदीप यादव ने दिल्ली टेस्ट में 8 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा ने 104 रन की पारी खेलने के साथ ही 8 विकेट अपने नाम किए। ये वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की लगातार 10वीं टेस्ट सीरीज जीत है। इस सीरीज के बाद भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंक तालिका में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। भारत के पास 55.56% पॉइंट हैं। टीम ने 7 में से 4 मैच जीते हैं और 2 मुकाबले हारे हैं, जबकि 1 मैच ड्रॉ रहा है। मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पर वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे आपको आज खबर जल्दी जल्दी में कौन सी है देश की महत्वपूर्ण खबरें। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी।
MDH कश्मीरी। MDH एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि कई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी, पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सैनिकों का योगदान देने वाले देशों यानी UNTCC के प्रमुखों के सम्मेलन का भारत मेजबानी कर रहा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम आज की चुनौतियों का सामना पुराने बहुपक्षीय ढांचे से नहीं कर सकते। व्यापक सुधारों के बिना संयुक्त राष्ट्र विश्वास के संकट का सामना कर रहा है। The conclave will provide a platform to the senior military leaders from over 30 nations that together contribute majority of UN peacekeepers across the world. And I believe that this platform will be utilized to discuss the current issues involving the UN peacekeeping and its present as well as future challenges. Open discussions such as these also provide us with an opportunity to explore ways and means to mitigate these challenges by strengthening cooperation and coordination among the troop contributing countries and various stakeholders. और न्यूज़ नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 41वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। हरियाणा के मानेसर में आयोजित इस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में एंड टू एंड रेलवे फ्रंट एवं पार्सल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक का विजन साकार हुआ है। केंद्रीय पर्यटन विभाग की ओर से राजस्थान के उदयपुर में नेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई, जिसमें केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्री शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय 50 नए डेस्टिनेशन का विकास और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन रखा गया है। राजस्थान के जैसलमेर में एक बस आग की चपेट में आ गई। बस में आग लगने से 10 से 12 लोगों की मौत की आशंका है। हादसा जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर दोपहर 3:30 बजे थायात गांव के आसपास हुआ। इस घटना की चपेट में आए लोगों का जोधपुर में इलाज जारी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया। दरअसल केरन सेक्टर में LOC के पास संदिग्ध गतिविधि की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने ये कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों को दीपावली से पहले मुख्यमंत्री योगी ने तोहफा दिया है। योगी सरकार ने राज्य के 14.82 लाख कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया है। राज्य सरकार इसके लिए 1022 करोड़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र की जनता को इलेक्ट्रिक बस सेवा की सौगात दी है। कुरुक्षेत्र में राज्य परिवहन ने भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 के अंतर्गत 10 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की हैं। मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि दीपावली तक यात्री इलेक्ट्रिक बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे।
न्यूज